फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट डेंचर के फैब्रिकेशन के दौरान क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन और इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। कंप्लीट डेंचर बनाने से पहले हमें पेशेंट का हेड और नेक रीजन को एग्जामिन करना चाहिए ताकि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन ना हो। फेशियल कलर, टोन, बालों का कलर, टेक्सचर और सिमेट्री, न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी भी नोटिस की जाती है। एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में फेस, मसल टोन, लिप्स, टीएमजे और न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन करना होता है। सबसे पहले फेशियल एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं। इसमें हमें फेशियल फीचर्स, फॉर्म, प्रोफाइल और लोअर फेशियल हाइट के बारे में जानना होता है। फेशियल फीचर्स, इसमें सबसे पहले पेरिओरल फीचर्स के बारे में, जैसे कि लिप्स की लेंथ, लिप्स का सपोर्ट, फुलनेस ऑफ लिप्स, फिल्ट्रम, नेजोलेबियल फोल्ड, मेंटोलेबियल सल्कस और साइज ऑफ ओरल ओपनिंग, टेक्सचर ऑफ द स्किन देखना पड़ता है। ओरल ओपनिंग दांत कितना दिखाई देगा उसको अफेक्ट करता है। स्किन का टेक्सचर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर रफ टेक्सचर होगा स्किन का तो रगेड टीथ का इस्तेमाल किया जाएगा। चीक्स में रिंकल्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से डायमेंशन, जो आपका वर्टिकल डायमेंशन है, वो कम हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं शेड, शेप और टीथ के अरेंजमेंट को। अब पढ़ते हैं फेशियल फॉर्म के बारे में। फेशियल फॉर्म, इसे हाउस एंड लूप, फ्रेश एंड फिशर, विलियम्स ने भी क्लासिफाई किया है और इसका क्लासिफिकेशन होता है स्क्वायर। जैसे कि आप देख रहे हैं, चेहरा स्क्वायर सा दिखेगा, चौकोर टाइप का दिखाई देगा। दूसरा है टेपरिंग। टेपरिंग में ऊपर का हिस्सा, जो सिर वाला हिस्सा होता है, वो चौड़ा होता है और जब नीचे की तरफ आते हैं चिन की तरफ तो वो नैरो हो जाता है। स्क्वायर टेपरिंग, स्क्वायर टेपरिंग में जो बीच का चीक वाला हिस्सा होता है वो वाइड होता है और ऊपर सिर वाला हिस्सा और चिन वाला हिस्सा नैरो होता है। ओवल, ओवल में आपका जो चेहरा है वो गोल सा दिखाई देगा। फेशियल प्रोफाइल, फेशियल प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जॉ रिलेशन और ऑक्लूजन को डिफाइन करेगा। एंगल ने फेशियल प्रोफाइल को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। क्लास 1 नॉर्मल और स्ट्रेट प्रोफाइल, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, आपका जो पूरा फेस है एक स्ट्रेट लाइन में होगा, मैक्सिला और मैंडिबल। क्लास 2 रेट्रोग्नैथिक प्रोफाइल, इसमें आपका जो मैक्सिला है उससे मैंडिबल काफ़ी पीछे की तरफ होगा। क्लास 3 प्रोग्नैथिक प्रोफाइल, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमारी चिन है यानी कि मैंडिबल, वो थोड़ा आगे की तरफ होता है। लोअर फेशियल हाइट, लोअर फेशियल हाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे वर्टिकल जॉ रिलेशन को बताने के लिए। लोअर फेशियल हाइट को ऑक्लूजन में एग्जामिन किया जाता है और अगर कोई नया पेशेंट है जो डेंचर पहन रहा है तो उसकी फेशियल हाइट ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होती है, उसमें कोई रिडक्शन नहीं होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब बहुत दिन हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो रिजेस हैं उनकी वर्टिकल हाइट कम होने लग जाती है। लोअर फेशियल हाइट को 3 क्लासों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि सबसे पहला है नॉर्मल। नॉर्मल में वर्टिकल डायमेंशन नॉर्मल होता है और ये ज़्यादातर नए पेशेंट्स में होता है जिनके नए नए दांत गए होते हैं और उनको नए नए डेंचर पहनना शुरू किया होता है। क्लास 2 होता है डिक्रीज्ड, यानी कि इसमें वर्टिकल डायमेंशन आपका कम हो जाता है और रिंकल्स आ जाते हैं माउथ में। और क्लास 3 होता है इंक्रीज्ड, इसमें वर्टिकल डायमेंशन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से फेस के जो टिश्यू होते हैं वो स्ट्रेच्ड दिखाई देते हैं। मसल टोन, मसल टोन डेंचर की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। हाउस ने मसल टोन को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। क्लास 1, जिसमें टेंशन नॉर्मल होता है, टोन और जो मसल मैस्टिकेशंस की मसल्स हैं वो भी नॉर्मली प्लेस्ड होती हैं, फेशियल एक्सप्रेशन भी नॉर्मल होता है, किसी तरीके का डीजनरेशन नहीं होता है। और ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है जो इमीडिएट डेंचर पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि नए नए डेंचर पहनने वाले पेशेंट्स में मसल्स का इतना डीजनरेशन नहीं होता है जितना कि पुराने पेशेंट्स में हो जाता है। क्लास 2, क्लास 2 में मसल का फंक्शन तो नॉर्मल होता है, पर जो मसल की टोन होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है।
क्लास 3 में मसल टोन और फंक्शन दोनों ही कम हो जाते हैं। इसमें जो डेंचर होते हैं वो भी इल फिटिंग होते हैं, ठीक से फिट नहीं होते हैं, वर्टिकल डायमेंशन कम हो जाता है, बाइटिंग फोर्स कम हो जाता है, चीक्स पे रिंकल्स आ जाते हैं और कमीश्योर भी ड्रूप होने लग जाते हैं। मसल डेवलपमेंट, जिन लोगों में एक्सेसिव मसल डेवलप हो जाती है तो उनका बाइटिंग फोर्स भी ज़्यादा होता है। हाउस ने मसल डेवलपमेंट को क्लासिफाई किया है 3 क्लासेस में। सबसे पहला है क्लास 1 हैवी, क्लास 2 मीडियम और क्लास 3 होता है लाइट। कॉम्प्लेक्शन, आपकी आँखों का कलर, बाल, स्किन का कलर भी आर्टिफिशियल टीथ को सेलेक्ट करने में इफ़ेक्ट करता है। हमारे जो आँख, बाल और जो स्किन का कलर है उसके अकॉर्डिंग ही हम दांतों का भी सिलेक्शन करते हैं। लिप एग्जामिनेशन, लिप एग्जामिनेशन के अंडर में आता है लिप सपोर्ट, लिप मोबिलिटी, थिकनेस ऑफ लिप्स, लेंथ ऑफ द लिप्स, हेल्थ ऑफ द लिप्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिप सपोर्ट के बारे में। लिप सपोर्ट जितना है, जैसे एडिक्वेटली है तो एडिक्वेटली सपोर्टेड, और अगर एडिक्वेट लिप सपोर्ट नहीं है तो उसे अनसपोर्टेड या एडिक्वेटली अनसपोर्टेड लिप बोलेंगे। लिप मोबिलिटी, हमारे जो लिप्स का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग लिप्स को क्लासिफाई किया गया है 3 क्लासेस में। क्लास 1 नॉर्मल, क्लास 2 रिड्यूस मोबिलिटी मतलब मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, और क्लास 3 पैरालाइज मतलब बिल्कुल भी आपके लिप्स में मूवमेंट नहीं होता है। लिप्स की थिकनेस, लिप्स की थिकनेस भी डिसाइड करती है हमारे टीथ के अरेंजमेंट को। अगर लिप्स हमारे थिक हैं तो हमें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है आर्टिफिशियल टीथ और लेबियल फ्लैंज से। लेकिन अगर इसका उल्टा है, लिप अगर थिन है तो हमें लिबियोलिंगुअल पोजीशन भी दांतों की अच्छे से देखकर सेट करना पड़ता है ताकि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। लिप्स की लंबाई, लेंथ ऑफ लिप्स, ये भी आपके आगे के दांतों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर लिप्स हमारे छोटे हैं तो ज़्यादा दांतों का हिस्सा दिखाई देने लगेगा, और अगर बड़े हैं तो आपके दांत अच्छे से नॉर्मल, आपकी स्माइल लाइन नहीं दिखेगी। लिप्स की लंबाई के अनुसार लिप्स को डिवाइड किया गया है लॉन्ग, नॉर्मल और मीडियम में। लिप्स की हेल्थ, हमें लिप्स की हेल्थ के लिए भी एग्जामिन करना चाहिए, जैसे कि लिप्स में कोई फिशर, क्रैक या अल्सर ना हो। अगर लिप्स में ये सब होते हैं तो इसका मतलब है उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या कैंडिडियासिस हो सकता है, या फिर प्रोलॉन्ग ओवर क्लोजर माउथ का है, या फिर आपकी जो वर्टिकल डायमेंशन है वो डिक्रीज हो गई है। टीएमजे एग्जामिनेशन, ये कंप्लीट डेंचर बनाने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। हमें टीएमजे को अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए, उसके मूवमेंट्स के लिए, पेन, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, जॉइंट साउंड, इन सब को देखना चाहिए। अगर सीवियर पेन है टीएमजे में तो ये बताता है कि आपका वर्टिकल डायमेंशन डिक्रीज हो गया है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जब पेशेंट आपके पास आता है क्लिनिक में, आपको तभी से उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देना चाहिए। आपको उसकी चलने का ढंग, उसका जो कोऑर्डिनेशन है, उसके बॉडी के मूवमेंट्स, वो कितनी आसानी से कर पा रहा है, ये सब ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर कोई डेविएशन होता है नॉर्मल से तो फिर कोई बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि पार्किंसंस, हेमीप्लीजिया या फिर सेरिब्रल डिजीज़। हमें न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो पेशेंट नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन शो करते हैं वे बहुत जल्दी अडेप्ट भी हो जाते हैं डेंचर से, आराम से उसे पहन लेते हैं। पर कई पेशेंट जिनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है, उनको डेंचर से अडेप्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है और वो हमेशा परफेक्टली अडेप्ट हो भी नहीं पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, if you like my video, please subscribe my channel and ring the bell icon for latest updates.